हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सोनी एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 6 का। इसके पहले मैंने सोशल साइंस की आरबीएससी बुक पर ही आधारित इसी बुक के चैप्टर 1, 2, 3, 4 यानी कि 4 चैप्टर मैंने कम्प्लीटली अपलोड कर दिए हैं और प्लेलिस्ट में भी हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि रीड के लिए ही इम्पोर्टेंट है। सोशल साइंस ऐसा चैप्टर है कि सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है और इसमें जीके भी काफ़ी अच्छा है। तो हम देखते हैं आज चैप्टर 5। इसमें ज़्यादा तो कुछ क्वेश्चन नहीं थे क्योंकि मानचित्र वाला चैप्टर था। पहला प्रश्न है, सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र किसने बनाए जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया। ब्राइटनेस बढ़ा लेते हैं थोड़ी। सर्वप्रथम उपयोगी मानचित्र किसने बनाए जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया गया था। तो मिस्र के निवासी थे जिन्होंने मानचित्र बनाए थे जिसमें नील नदी के आसपास के खेतों को दर्शाया था। नेक्स्ट है, वह मानचित्र जिसमें भूमध्य सागर के समीप के निवासी थे किसने तैयार किया था। यानी कि ऐसा मानचित्र जिसमें भूमध्य सागर के समीप के निवासियों का चित्रण किया गया वह थे हिकेटियस, उन्होंने किया था। नेक्स्ट है, किस भूगोलवेत्ता ने यूरोप एवं संसार के ऐसे मानचित्र की रचना की जिसमें अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं को दर्शाया गया। तो कौन थे वो? टॉलेमी थे जिसने यूरोप एवं संसार के मानचित्र की रचना की थी और अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं को दर्शाया था। नेक्स्ट है, नई दुनिया कहा जाता है अमेरिका को। तो अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने 1492 में की थी। एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ। नेक्स्ट है, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज तो कोलंबस ने की थी और यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की तो वास्को डी गामा ने की थी 1498 में। भारत के केरल राज्य के कालीकट तट पर वो पहुंचा था सबसे पहले। ठीक है। नेक्स्ट है, ग्रीक राज्य के पतन के बाद किस राज्य का उदय हुआ? तो रोमन का उदय हुआ। मानचित्र निर्माण के लिए पहले मानचित्र हाथ से बनाए जाते थे लेकिन फिर धीरे धीरे मानचित्र निर्माण के लिए मशीन का आविष्कार हुआ। तो कौन सी मशीन का आविष्कार हुआ? प्रिंटिंग मशीन का, जिससे आसानी हो गई थी मानचित्रों को तैयार करने में। मानचित्र कला का विकास किस कारण हुआ था? यानी कि सबसे महत्वपूर्ण कारण था समुद्री यात्राओं के, यानी कि समुद्र में यात्रा करने जब यात्री जाते थे तो उन्हें मानचित्र जरूरी था, इसलिए मानचित्रों की कला का विकास समुद्री यात्राओं के कारण हुआ। नेक्स्ट है, मानचित्र पर दो स्थानों के मध्य की दूरी तथा उन्हीं दो स्थानों के मध्य धरातल पर वास्तविक दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इस अनुपात को पैमाना या मापनी कहते हैं। यानी कि मानचित्र बना हुआ है और मानचित्र पर दो स्थानों की दूरी के मध्य की दूरी और उन्हीं दो स्थानों के और रियल में जो मानचित्र पर हम स्थान दर्शा रहे हैं, जैसे कि एक मिनट में आपको थोड़ा सा, जैसे कि ये कुछ ऐसा मानचित्र बनाया है ना। इसमें ये दो जगह हैं और इन दो जगह के बीच की ये जो दूरी है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अब जैसे कि हमने किसी भी स्थान को ले लिया जो वास्तविक रूप से है ना, जैसे भारत से पाकिस्तान ले लो, तो भारत से पाकिस्तान की दूरी धरातल पर वास्तविक दूरी का जो अनुपात होता है उसे पैमाना या मापनी कहते हैं। नेक्स्ट है, मानचित्र का पैमाना, यहाँ पैमाना आता है ना, मानचित्र का पैमाना किस के बराबर होता है, यानी कि कैसे क्या दर्शाया जाता है? तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर होता है। मान लीजिए कि किसी स्थान से किसी स्थान की दूरी 10 किलोमीटर है तो उसे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर दर्शाया। अगर मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर है तो समझ लीजिए कि वास्तविक दूरी उसकी 10 किलोमीटर है। ठीक है। नेक्स्ट, दिशा ज्ञात करने के लिए जो यंत्र काम में लिया जाता है उसे दिशा सूचक या दिक् सूचक यंत्र या कंपास कहते हैं। नेक्स्ट है, रेखाओं के माध्यम से कच्चा चित्र खींचते हैं जिसमें कुछ मुख्य स्थानों को दर्शाते हैं। अब कच्चा चित्र रेखाओं के माध्यम से खींचा जाए तो उसे रेखा चित्र कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? अब कोई छोटा क्षेत्र है और बड़े पैमाने पर उसे खींचा जा रहा है तो उसे खाका कहते हैं। खाके का क्या पैमाना है? 1 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर या उससे कुछ अधिक होता है। नेक्स्ट है, एक बड़े क्षेत्र को प्रदर्शित करना और एक निश्चित पैमाने का उपयोग किया जाता है।
तो उसे हम मानचित्र कहते हैं। अगला प्रश्न है मानचित्र का प्रयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं, किस किस में? तो दूरी के लिए करते हैं, स्थिति के लिए, दिशा के लिए, वितरण दर्शाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक आकृतियाँ पृथ्वी पर आपने देखी होगी, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर। मैंने आपके इजी लगे आपको इसके लिए मैंने एग्जाम्पल भी नोट किए हैं, तो उसे भौतिक मानचित्र कहा जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न देशों एवं राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनैतिक मानचित्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत देश, राज्य, नगर, शहर तथा गांव, विश्व आते हैं। नेक्स्ट है जो मानचित्र किसी वस्तु विशेष की जानकारी प्रदान करते हैं उससे विषयक वस्तु की जानकारी प्रदान करेगा तो विषयक या थीमेटिक कहा जाता है, जैसे परिवहन, तापमान, वर्षण, वन, उद्योग, जनसंख्या, खनिज आदि। नेक्स्ट है किन मानचित्रों में छोटे क्षेत्र को बड़ा और विस्तृत दिखाया जाता है? छोटा क्षेत्र है लेकिन बड़ा दिखाया जाएगा, जिससे ताकि भूमि के उपयोग को जाना जा सके। भू संपत्ति मानचित्र या कैडस्ट्रल मानचित्र भी कहा जाता है। परंपरागत मान्यता वाले चिन्हों को क्या कहा जाता है? तो परंपरागत मान्यता वाले चित्रों को रूढ़ चिन्ह कहा जाता है। अब थोड़ा सा बुक के अंदर था तो मैंने सोचा कि इसका स्क्रीनशॉट लेके ही आपको समझा देती हूँ, क्योंकि मैं हाथ से बनाती तो शायद ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, इस वजह से मैंने तो आप देखिए कि दिशाएं हैं, जैसे कि मैप होता है तो मैप में हम इस तरीके से ही दिशा पढ़ते हैं। मैप बना हुआ है तो इसे ही हम इधर पूर्व दिशा पढ़ेंगे, इधर पश्चिम, इधर उत्तर और इधर दक्षिण। इसके बाद में उत्तर पूर्व की दिशा, तो पूर्व और उत्तर के बीच में जो दिशा आती है उसे उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण के बीच में जो दिशा आएगी दक्षिण पूर्व, पश्चिम और दक्षिण के बीच में आएगी दक्षिण पश्चिम, और उत्तर और पश्चिम के बीच में आएगी तो उत्तर पश्चिम। तो यहाँ तो मैंने आपको एक प्रश्न बनाया था कि दिक्सूचक यंत्र कहा जाता है। इसके बाद है इस यंत्र में एक चुंबक की सुई लगी होती है, ठीक है, तो यह किस दिशा को बताती है? केवल उत्तर और दक्षिण दिशा को ही बताती है। हम ये जानते हैं कि मुख्य रूप से 4 दिशाएं होती हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इन चारों दिशाओं के मध्य पाई जाने वाली ये दिशाएं हैं उत्तर और पूर्व दिशाओं के मध्य आती हैं, दक्षिण पूर्व दिशाओं के मध्य आती हैं, दक्षिण पश्चिम दिशाओं के मध्य आती हैं, और उत्तर पश्चिम दिशाओं के मध्य आती हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में है परंपरागत रूढ़ चिन्ह किस प्रकार के बने हुए होते हैं? जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन, तो इस प्रकार की इसमें आकृतियां बनाई जाती हैं। सड़कें हैं, पक्की कच्ची हो गई, सीमाएं हो गई, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ठीक है, नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, तो इस तरीके की इसमें रूढ़ चिन्ह बनाए जाते हैं। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी, ये आप रूढ़ चिन्ह देख सकते हैं। इसके बाद में पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, तो पीओ, पीटीओ, पीएस, ये रूढ़ चिन्ह बनाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल में पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में ऑप्शन देकर। बस्ती, कब्रिस्तान, ठीक है, पेड़, घास, तो इस तरीके की आकृतियाँ होती हैं। यह परंपरागत रूढ़ चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि परंपरागत रूढ़ चिन्ह के अंतर्गत रेलवे लाइन हो गई, सड़कें हो गई, सीमाएं, नदियाँ, कुआं, नहर, तालाब इत्यादि। ठीक है, ये आपका चैप्टर पूरा मानचित्र का कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, और राजस्थान जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो दे रखी है, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आपको अगर बाल विकास की तैयारी करना है तो RBSc और NCERT दोनों पर आधारित वीडियो अपलोड करी हुई हैं, और कुछ वीडियो बची हैं तो जो वो भी जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसके अलावा सामाजिक विज्ञान की टेस्ट सीरीज़ प्रीवियस ईयर पेपर की भी चल रही है, अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।